एपिसोड 37 तुम्हारा बचपन का प्यार है वो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दूं। अब आगे। विद्युत गुरूर की ये सारी बातें गौर से सुनने लगा और वहीं विद्युत की बाहों में गुरूर लिपटी हुई आगे बोली, मुझे पता है तुम मुझे इतनी आसानी से माफ़ नहीं करोगे क्योंकि मैंने कदम कदम पर तुम्हारी इंसल्ट किया है और तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है। पर यकीन मानो, जब से मुझे फिर असली सच्चाई पता चला है और जब से मुझे ये पता चला कि मैं विनय माथुर की बेटी नहीं बल्कि अपने परदादा और ठाकुर खानदान की वारिस हूं, तब से मुझे बहुत रिग्रेट महसूस हो रहा है। तुमने तो हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही मेरे साथ ये सब कुछ किया, पर मैं ही कितनी बेवकूफ़ थी, तुम्हें हमेशा से गलत समझी। आई एम सो सॉरी विद्युत, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी ये सारी बातें सुन विद्युत गहरी सांस लेते हुए बोला, तो तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम ठाकुर खानदान की ही बेटी हो, राइट? ये कहते हुए उसने उसे खुद से दूर किया। वही गुरूर ये सुनकर तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि मैं ठाकुर खानदान की बेटी हूँ, क्योंकि ये सच्चाई खुद मुझे डेढ़ से पता चली है। उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैं शिव साहब की परपोती थी और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हमारी शादी तो हमारे बचपन में ही तय कर दी गई थी। तुमने तो बस मुझे बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया और मैं ये सोचती रही कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की और मेरे साथ ज़बरदस्ती किया, पर यह सब सच तो है ही नहीं। विद्युत ये सुनकर हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो तुम अब मुझसे लड़ाई भी नहीं करोगी? हम विद्युत की ये बात सुनकर गुरूर एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन तभी उसने मुंह बनाते हुए कहा, किसने कहा मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी? अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं ज़रूर तुमसे लड़ाई करूंगी। और मुझे सच पता चल गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें पूरी छूट मिल चुकी है। तुम्हें अच्छे से पता है अभी भी हमारे बीच प्यार नहीं है, इसलिए जब तक हमारे बीच प्यार नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर उसने विद्युत को खुद से दूर किया और उठकर वॉशरूम में जाने लगी। तभी विद्युत ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। गुरूर का दिल अब एक पल के लिए धड़क उठा। तभी विद्युत ने उसे कलाई से पकड़ अपने करीब खींचा। गुरूर सीधे विद्युत के चौड़े सीने से जा लगी और विद्युत उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, जब हमारे बीच की नफरत की दीवार खत्म हो सकती है तो प्यार भी बहुत जल्द पनप सकता है। डिड यू रिमेंबर? मैंने तुमसे कहा था कि बहुत जल्द ये नफरत मोहब्बत में बदलेगी और अब ये वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे इस नफरत को बेइंतहा मोहब्बत में बदल दूं। विद्युत की ये सारी बातें सुनकर फिर से गुरूर का दिल धड़कने लगा और वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए चिढ़कर बोली, विद्युत मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। ये सुनकर विद्युत ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, वॉट हैपन्ड, आर यू ओके? गुरूर ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, पर जब तुम मुझे टच करते हो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मुझे लगता है कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, इसलिए प्लीज़ चलो मैं एक बार डॉक्टर के पास चलकर अपना चेकअप करा लेती हूँ। उसकी ये बात सुनते ही विद्युत के भाव बदल गए। वो अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसके माथे पर टैप करते हुए बोला, यू स्टूपिड गर्ल। ये सुनते ही गुरूर चिढ़ गई और तुरंत अपने माथे को सहलाते हुए बोली, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्टूपिड बोलने की? तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा समझदार हूँ। तभी विद्युत ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, नहीं तुम स्टूपिड हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम अब मेरे टच से रिएक्ट करने लगी हो, इसलिए तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और यही पहला स्टेप होता है किसी के प्यार में गिरने का। जैसे ही विद्युत ने ये बात कही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत विद्युत से दूर होते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। कल ही मुझे सच्चाई पता चली और आज तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कने लगेगा। नो इम्पॉसिबल, ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं। मैं इस पर यकीन नहीं करती। जब मुझे असलियत में प्यार होगा तब मुझे एक अलग सुकून मिलेगा। चारों तरफ हवाएं चलेंगी और एक भीनी सी खुशबू मेरे आसपास बहेंगी, जीने में महसूस करूंगी और फिर अपने प्यार को दिल से एक्सेप्ट करूंगी। इन सारी चीज़ों को इमेजिनेशन करते हुए का गुरूर के चेहरे पर एक स्माइल थी। वहीं विद्युत उसे बस भूले जा रहा था। तभी गुरूर के चेहरे की स्माइल गायब हो गई और वो विद्युत को अपनी शक की नज़रों से घूरते हुए बोली, बाय द वे तुम्हें इतना प्यार के बारे में क्यों पता है? क्या तुमने इससे पहले भी प्यार कर रखा है? जब उसने ये कहा तो विद्युत ने उसके नाक को खींचते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी गुरूर को कुछ याद आया और वो तुरंत गुस्से के साथ बोली, ओह हाँ, मैं वैदेही के बारे में कैसे भूल सकती हूँ? वैदेही तो तुम्हारा बचपन का प्यार है और वो आज भी तुम्हारी मिस्ट्रेस है। तुमने उससे प्यार किया इसलिए तुम्हें प्यार के बारे में सब कुछ पता है। मुझे तुमसे बस माफ़ी मांगनी थी क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत रुड बिहेव किया। अब मैंने तुमसे माफ़ी मांगी। इसके अलावा हमारे बीच अब कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारी मिस्ट्रेस है जो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम भी उससे बहुत प्यार करते हो। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। ये कहकर वो मुंह बनाते हुए चिढ़कर वॉशरूम में जाने लगी। वहीं विद्युत उसकी ये सारी बातें सुनकर दांत पीसते हुए उसके कमर को पकड़ा और वापस अपने करीब खींचते हुए बोला, मैंने तुमसे कितनी बार ये बात कही है कि वो मेरी मिस्ट्रेस नहीं है और ना ही वो मेरे बचपन का प्यार है। मैं उससे कोई प्यार नहीं करता।
वो सिर्फ मेरी दोस्त है। गुरूर ने भी चिल्लाते हुए कहा, और रियली क्या दोस्त ऐसे होते हैं? क्या दोस्त हमेशा गलत इंटेंशन से दूसरे दोस्त को टच करते हैं और तुम भी उसे रोकते नहीं हो? मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो तुम्हें चेस्ट पर टच कर रही थी और तुम भी उसके हाथ को पकड़कर उसके पास बैठे हुए थे। तुम ये बात झुठला नहीं सकते विद्युत वालिया। उसकी ये बात सुनकर विद्युत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तुम्हारी। तभी गुरूर ने विद्युत के कॉलर को पकड़ते हुए दांत पीसकर कहा, मिसअंडरस्टैंडिंग माय फुट, तुम्हें लेकर मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अब नहीं हो सकती और मुझे अच्छे से याद है। वैदेही ही ने कहा था कि तुम्हारी उससे शादी भी तय हुई थी और वो तुम्हारी मंगेतर भी है। उसने मुझे ये भी कहा था कि बहुत जल्द वो मुझे उस घर से बाहर निकाल कर मेरी जगह ले लेगी और अब तो मैं उस घर से बाहर आ ही गई हूँ। जाओ जाकर कर लो उससे शादी और कह देना कि मैं मर। तभी उसके होठों को विद्युत ने अपने होठों में ले लिया और उसकी आगे की बात गुरूर के मुंह में ही रह गई। विद्युत उसे पैसिनेटली करने लगा। गुरूर ने उसे खुद से दूर करना चाह पर विद्युत ने उसे नहीं छोड़ा और वो उसे किस करते हुए दीवार से सटा दिया। अब गुरूर ने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया और धीरे धीरे करके उसके हाथ विद्युत के बालों में जाने लगे। विद्युत उसे और भी ज्यादा गहराई से किस करते हुए धीरे से बोला, ब्रेथ। गुरूर गहरी गहरी सांस ली और फिर से विद्युत उसकी होठों को अपने होठों में ले लिया। वो किस और भी ज्यादा इस बार इंटेंस थी। गुरूर की उंगलियों के स्क्रैचेस विद्युत के गले पर बन रहे थे और वो लगातार गहरी गहरी सांस ले रही थी। करीब 10 मिनट की उस इंटेंस पैशनेट किस के बाद विद्युत दूर हुआ और उसके गर्दन और गले पर किस करने लगा। गुरूर खुद को बहका हुआ महसूस कर रही थी। उसकी आंखें मदहोशी के साथ बंद हो रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विद्युत के बालों में अपना हाथ फेरने लगी। विद्युत उसके पूरे गले और गर्दन पर किस करते हुए बाइट करने लगा। विद्युत के बाइट करने से गुरूर के मुंह से आह निकल रही थी। तभी विद्युत ने उसके कान में गहरी सांस लेते हुए कहा, आई कांट टेक एनी मोर। ये सुनते ही गुरूर की आंखें खुल गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विद्युत को देखने लगी। विद्युत उसकी तरफ जाने लगा। ये देखकर गुरूर ने दूसरे पर विद्युत को रोकते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? विद्युत ने मदहोशी भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, आई वॉन्ट मेक लव विद यू। ये सुनते ही दूसरे पर गुरूर का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत विद्युत को खुद से दूर किया और वॉशरूम की तरफ हड़बड़ी के साथ जाते हुए बोली, नहीं हरगिज नहीं, तुम्हें अगर प्यार करना है तो जाकर अपनी उस वैदेही से करो, मुझसे नहीं। वैसे भी वो तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये कहकर वो तुरंत वॉशरूम के अंदर चली गई और वही विद्युत उसे जाते हुए घूरने लगा और अपने हाथों की मुठ्ठियां कसकर बनाते हुए बोला, मेरे दिल में आग लगाकर कितनी आसानी से मुझसे दूर चली गई तुम। पर फिक्र मत करो, बहुत जल्द इस आग तुम ही शांत करोगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो भी बाहर निकल गया। इधर दूसरी तरफ वालिया पैलेस में इस वक्त नव्या अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो एकटक अपने फोटो को घूरे जा रही थी। उसके फोटो को देखकर नव्या ने खुद से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि गुरूर नाम की लड़की इस घर में कैसे रहती थी। क्योंकि एक शादीशुदा लड़की जैसे रहती है, मैं वैसे ही रहने की कोशिश कर रही थी। पर वहाँ सब देखकर मुझे ऐसा क्यों फील करवा रहे थे जैसे मैं एलियन बनाकर नीचे आई हूँ। पता नहीं वो कैसे सबके साथ बिहेव करती थी। क्योंकि जब मैं यहाँ सबसे प्यार से बात कर रही थी तो सभी मुझे अजीब नज़रों से घूर रहे थे और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये लड़की हूबहू मेरे जैसे दिखती है। कहीं ये मेरी कोई जुड़वा बहन तो नहीं है जो किसी मेले में खो गई हो। ये सोचते ही नव्या ने खुद को ही डांटते हुए कहा, स्टॉप इट नव्या, ये कैसी बकवास बातें कर रही हो। ये सब फिल्मों में होता है, जुड़वा बहन का खो जाना और फिर वापस मिल जाना, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। और वैसे भी इस दुनिया में एक ही चेहरे के कितने इंसान होते हैं। तो शायद मैं इस लड़की की हमशक्ल हूँ और ये मेरी हमशक्ल हो और डेस्टिनी ने हमें इस तरह इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन ये लड़की आखिर गई कहाँ? और अगर ये वापस आ गई और उसने मुझे अपनी जगह इस तरह देखा तो कहीं ये मुझे मार ना डालें। ओ गॉड, मैंने इसके बारे में सोचा क्यों नहीं। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना होगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सोचते हुए वो तुरंत अब कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन वो दरवाज़ा खोलती उससे पहले ही दरवाज़ा अपने आप खुला और जैसे ही उसने सामने देखा वो चौंक गई। गुरूर उस पर डरते हुए बोली, तुम यहाँ? सामने विधान टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ खड़ा था और वो नव्या को घूरते हुए बोला, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो आप गुरूर भाभी? उसके मुंह से भाभी सुनकर नव्या ने फिर खुद के डर को कम किया और मन में बोली, मैं बार बार इतना डर क्यों जा रही हूँ? इससे तो लोगों को शक हो जाएगा और मैं ये बार बार क्यों भूल जा रही हूँ कि मेरी शक्ल हूबहू इस घर की बहू गुरूर के जैसे दिखती है, इसलिए मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बात करना चाहिए। ये कहते हुए उसने फिर स्माइल के साथ कहा, देवर जी मैं तो बस नीचे पानी लेने जा रही थी। उसके मुंह से देवर जी सुनते ही विधांत के एक्सप्रेशन बदल गए और वो अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, वॉट देवर जी? ये सुनकर नव्या को कुछ समझ नहीं आया और उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्यों आपने अभी मुझे भाभी का तो आप मेरे देवर जी लगेंगे ना? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तभी विधांत उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, तुम इतनी ज़्यादा चेंज क्यों लग रही हो? आखिर तुम्हें हुआ क्या है?
क्या तुम अच्छा बनने का नाटक कर रही हो, जिससे तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल जाए? जैसे ही वेदांत ने ये कहा नव्या हैरान हो गई और वो तुरंत अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसे सबके साथ बिहेव करती हूँ। वेदांत इसके जवाब में बोला, नहीं तुम ऐसा बीएफ कभी नहीं करती, तुम्हारे मुंह पर सिर्फ सामने वाले के लिए बदतमीजी ही रहती है, इतने प्यार से तो तुमने अपने पति यानी मेरे भाई से भी बात नहीं की। जैसे ही वेदांत ने ये कहा नब्बे हैरान हो गई और अब उसे कुछ समझ आने लगा। उसने मन में कहा, ओ तो ऐसी बात है, तभी ये लोग मुझे इतनी अजीब नज़रों से घूर ही रहे थे। गुरूर कैसी लड़की थी, हर वक्त किसी से बदतमीजी कैसे कर सकती थी, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो बदतमीजी का भी नहीं आता, मैं कैसे लोगों को उल्टे जवाब दूंगी? ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं। तभी वेदांत उसके बेहद नज़दीक आ गया था और अब नव्या दीवार से सटकर खड़ी थी। वेदांत उसके चेहरे के करीब झुकते हुए बोला, क्या इस चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा कर आई हो तुम? ये सुनते ही नव्या की होंठ कांपने लगे, लेकिन वेदांत की ऐसे करीबी देखकर उसका दिल बेचैन होने लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और वो वेदांत को एकटक देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझसे दूर हो जाए, मैं आपकी भाभी हूँ, इतने करीब आपका आना शोभा नहीं देता। तभी वेदांत ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर रख दिया और उसके करीब और भी ज़्यादा झुकते हुए बोला, क्या आप यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हैं? नव्या उसके टच से अजीब से सिरहन महसूस करने लगी। वो तुरंत अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ छोड़िए मुझे, क्या बदतमीजी है, कोई हमें देख लेगा, प्लीज़ जाने दीजिए। लेकिन वेदांत अब उसके कमर पर एक हाथ रखते हुए बोला, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, मुझे तो तुम तभी पसंद आ गई थी जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, और अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मेरा होना ही पड़ेगा। ये सुनते ही नव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वेदांत पीछे झुका और उसके कैपते होठों को अपने होठों में ले लिया। नव्या की आंखें दूसरे ही पल बड़ी हो गई और वो शौक होकर वेदांत को देखते रह गई। और वही गेट के पास खड़ी वैदेही भी ये सीन देखकर हैरान थी। वो तुरंत जल्दबाजी के साथ अपना फ़ोन निकाला और वेदांत गुरूर को किस करते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करने लगी। फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो तुरंत वहाँ से भागते हुए अपने रूम में आए और गहरी गहरी सांस लेकर बोली, ओ गॉड, फाइनली अब इस गुरूर का इस घर से बाहर निकलने का वक्त आ गया है और मैं अब उस वेदांत को भी ब्लैकमेल कर पाऊंगी। ये कहते हुए दूसरे पल वैदेही वेदांत और गुरूर के किसिंग फ़ोटो को देखकर जोर से हंसने लगी। क्या लेगा अगला पड़ाव नव्या और वेदांत का? क्या शौर्य को पता चलेगा इस बारे में? वेल गाइस, शौर्य का क्या होगा अब? कमेंट में बताना। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 38, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? अब आगे। नव्या के होश इस वक्त उड़े हुए थे और वो बस एकटक वेदांत को देख रही थी। उसके होठों को किसी प्यासे की तरह चूम रहा था। तभी वेदांत ने उसके होठों को बाइट किया। उसके बाइट करने से नव्या अपने होश में वापस आई। होश में आते ही उसने झटके के साथ वेदांत को खुद से दूर धक्का दिया और एक जोरदार चांटा वेदांत के गालों पर लगा दिया। वेदांत का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया और दूसरे पर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। नव्या की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो तुरंत अपने होठों को जल्दबाजी के साथ रब करते हुए गुस्से के साथ बोली, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी। तभी वेदांत अपने चेहरे को सहलाते हुए उसके तरफ मुड़ा और उसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए बोला, काफ़ी टेस्टी हो तुम। ये सुनते ही नव्या की आंसू भरी आंखें चौड़ी हो गई और वो एकटक वेदांत को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने खड़ा इंसान इतना भी ज़्यादा घटिया कैसे हो सकता था। इस वक्त उसे वेदांत से नफरत हो रही थी। उसने गुस्से के साथ वेदांत के कॉलर को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे बिना मेरी परमिशन के छूने वाले? तभी वेदांत ने अब उसके बालों को पीछे से पकड़ा और सर्द आवाज़ में बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया है। अभी तक मैं सोच रहा था कि तुम्हें अच्छे से हैंडल करूंगा, पर अब जब तुम खुद मेरे साथ वाइल्ड हो गई हो तो मैं भी तुम्हारे साथ जानवरों जैसा बर्ताव करूंगा। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ इस घर में क्या क्या होता है। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से नव्या के होठों को बाइट किया और उसे झटका के साथ छोड़कर वहां से बाहर निकल गया। नव्या लड़खड़ाकर सीधे जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते हुए उसकी आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। वो वेदांत की ये सारी बातें बस सुनती रह गई। उसके जाने के बाद उसने हैरानी और परेशान आवाज में खुद से कहा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये इंसान इतना बड़ा और डेंजरस कैसे हो सकता है? मुझे कभी यकीन नहीं था कि शौर्य के अलावा मुझे कोई दूसरा भी ऐसे टच करेगा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस घर में आकर, और इस वेदांत ने जिस तरह मुझे धमकी दिया है, इससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है कहीं ये मेरे साथ आगे चलकर कोई दूसरी बदतमीजी ना करें। नहीं नहीं, मुझे अब यहाँ से जल्द भगाना होगा। मैं अब एक पल भी नहीं रख सकती। रुपए। ये कहकर उसने तुरंत अपने आंसुओं को साफ किया और वो रूम से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ वैदेही के कमरे में वैदेही बार बार उस फोटो को देखे जा रही थी और उस फोटो को देखकर मुस्कुरा रही थी।
उसने मुस्कुराते हुए खुद के बालों को पीछे किया और बोली, विद्युत मुझे अच्छे से पता है तुम उस लड़की को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे थे, पर मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है। जब तुम इस फोटो को देखोगे तब तुम पता नहीं क्या कैसे रिएक्शन दोगे। तुम्हें तो पता भी नहीं है तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे तुम्हारी सौतेली भाई के साथ ऐसे गुल खिला रही है। ये कहते हुए वैदेही हंसने लगी और फिर तभी उसने अपना फ़ोन उठाया और कॉल डायल किया, लेकिन उधर से कॉल पिक नहीं हुआ, जिसे देखकर वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, विद्युत तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? बल्कि अब तो तुम्हें हर हाल में मेरे पास ही आना होगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी किसी और की हो चुकी है। ये कहकर उसने फिर से कॉल डायल किया। इस बार भी विद्युत ने कॉल पिक नहीं किया। उसने तीसरी बार कॉल डायल किया और इस बार कॉल पिक हुआ और उधर से सर्द आवाज़ आई, तुम्हें पता है ना इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूं, सो तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? इधर से वैदेही ने मासूमियत के साथ कहा, विद्युत तुम सुबह ब्रेकफास्ट के लिए नीचे क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी हेल्थ की कितनी फिक्र है। मैं ऑफिस में तुम्हारे लिए लंच लेकर आऊंगी और तुम मुझे मना नहीं करोगे, समझे? तुम मेरा इंतजार करना, बाय। इसी के साथ वैदेही ने कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, आज लंच के साथ साथ तुम्हें कुछ स्पाइसी भी देखने को मिलेगा विद्युत। ये कहते हुए उसने इस फोटो को फिर से एक नज़र देखा और वहां से बाहर निकल गई। इधर दूसरी तरफ विला में इस वक्त विनय खामोशी के साथ अपने सिर पर हाथ रख सोफे पर बैठे हुए थे। तभी अंदर नितिन आते हुए बोले, बॉस क्या बात है, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं और गुरूर कहाँ है? गुरूर का नाम सुनते ही विनय ने उदासी के साथ कहा, मैंने उसे सारा सच बता दिया। जैसे ही नितिन ने यह सुना उसके चलते कदम अपनी जगह रुक गए और उन्होंने हैरानी के साथ कहा, क्या? आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो है? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी विनय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है कि अभी मुझे उसे उसका सच नहीं बताना चाहिए था, पर मैंने उससे आधा सच बता दिया है। आधा सच अभी भी वो नहीं जानती, पर उसे आधे सच को जानकर ही वो मुझसे दुगनी नफरत करने लगी और कल रात यहाँ से चली गई। मैंने उसे आसपास ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे कहाँ ढूंढूं। अगर मैंने उसके जाने की खबर पूरे मैसूर में फैलाया तो तुम्हें पता है रजनीश भाई को पता चलने के बाद वो क्या करेंगे? उन्होंने पहले कहा था कि मुझे जल्द से जल्द गुरूर को यहाँ से बाहर भेज देना है और मेरे पास सिर्फ कल तक का ही वक्त था, पर गुरूर कल रात ही यहाँ से चली गई। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तभी नितिन उनके पास आकर बैठे और हैरानी के साथ बोले, पहले मुझे साफ साफ बताए आपने उससे क्या बताया है? ये सुनकर विनय ने कहा, मैंने तो बस उसे यही बताया कि शिव साहब कौन थे और उसके असली फैमिली कौन थी, क्योंकि कल उसके घर में एक पार्टी रखी गई थी जहां नीलेश वलिया ने उसके असली परिवार को बुलाया था और उन सभी ने उसे अपनाया, पर इसे उन पर यकीन नहीं था, इसलिए वो वहां से भाग गई और वो सीधे यहाँ आई। तो उसने मुझसे जब ये सारी बातें बताई तो आखिर में मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं कब तक उसके साथ गलत करता रहूं। उसका भी हक बनता है उसके परिवार के बारे में जानने का। इतने सालों से मैंने वैसे भी उसे उन सब से दूर रखा है और वो सब मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अगर एक बार ललित साहब ने मुझे देख लिया तो वो शायद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं बचकर उनसे भाग रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी भी उसी तरह से मरे, इसलिए मैंने उससे आधा सच बता दिया, पर अभी वो आधे सच से अनजान है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसके आधे सच को अभी नहीं बताऊंगा। तभी नितिन ने गहरी सांस लेकर कहा, शुक्र है कि आपने उसे पूरी बात नहीं बताई, वरना पता नहीं क्या होता। लेकिन तभी नितिन की बात से विनय ने कहा, पर वो है कहाँ? मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। अभी भी गार्ड्स उसे ढूंढने के लिए गए हैं, पर उसका कहीं आता पता नहीं चल रहा है। तभी नितिन ने कुछ सोचते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, वो बहुत समझदार है और जहाँ कहीं भी होगी सेफ होगी। बस अभी हमें ये सोचना है कि रजनीश भाई साहब को क्या जवाब देना है। ये सुनकर विनय ने भी कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मैं अब उन्हें क्या जवाब दूंगा। तभी फिर नितिन ने कुछ सोचकर कहा, आप ना उनसे झूठ बोल दो कि गुरूर विदेश जा चुकी है। ये सुनते ही विनय हैरान हो गए और उसने तुरंत नितिन को देखते हुए बोले, नितिन ये तुम क्या कह रहे हो? अगर उन्हें गलती से भी गुरूर इंडिया में दिख गई तो तुम्हें पता है वो क्या करेंगे हमारे साथ? नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल सकते। तभी नितिन ने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, आप इतना डर क्यों रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस हमें कुछ ही वक्त के लिए सब छिपाना है और जैसे उन्हें इस पर यकीन हो जाएगा हम तुरंत गुरूर को ढूंढने लगेंगे और गुरूर हमें बहुत जल्द मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम उसे यहाँ से भेज देंगे, लेकिन तब तक शायद उनका काम भी हो जाए। नितिन की ये समझाने पर आखिर में विनय कुछ देर तक सोचने लगे और फिर अपना सिर हिलाते हुए बोले, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी उनके पास फ़ोन करके बता देता हूँ कि गुरूर को मैंने इंडिया से बाहर भेज दिया है। ये सुनकर नितिन मुस्कुरा दिए और फिर विनय वहाँ से चले गए। लेकिन तभी नितिन कुछ सोचते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए बॉस, पर मैं अभी आपको वो सच नहीं बता सकता जो मैंने आपसे इतने वक्त तक छुपाया है। ये कहते हुए वो भी उठकर वहाँ से बाहर चले गए। इधर दूसरी तरफ बंगले में गुरूर जब फ्रेश होकर बाहर आई तब वो क्लोजेट में गई।
क्लोजेट में पहुंचने पर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने चारों तरफ देखते हुए कहा, तो इसका मतलब विद्युत ने ऑलरेडी यहाँ मेरे लिए सारी तैयारी कर रखी थी। कितना चालाक है, इसे जैसे पता था कि मैं फिर से जरूर भागूंगी। ये कहते हुए उसने मुंह बनाया और वो एक मिडी निकाल कर पहन ली। इसके बाद वो कमरे से बाहर आए और हाल में पहुंची तो उसे किचन से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो सीधे किचन के तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुंची, किचन में मौजूद विद्युत को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एकटक विद्युत को घूरने लगी। विद्युत शर्टलेस था और वो इस वक्त ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसके मस्कुलर बॉडी उसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही थी। गुरूर एकटक उसे घूर रही थी। तभी विद्युत ने बिना उसे देख ही टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहा, क्या आज मुझे देखकर ही तुम अपना पेट भरोगी, या फिर तुम्हें ब्रेकफास्ट भी करना है? विद्युत की आवाज़ से अचानक से गुरूर थोड़ा हिचकिचा गई और वो तुरंत गुस्से से बोली, जस्ट शट अप। तुम इतने भी कोई हैंडसम नहीं हो जो मैं तुम्हें इस तरह देखूंगी, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे आगे। ये सुनकर विद्युत हल्के से मुस्कुरा दिया और अपने प्लेट में ब्रेकफास्ट लेकर बढ़ते हुए बोला, आई नो मेरी कोई औकात नहीं है तुम्हारे आगे, पर फिर भी तुम जिन नज़रों से मुझे देख रही हो मुझे ऐसा लग रहा है आज तुम्हें मुझे खाने का इरादा है। ये सुनकर गुरूर तुरंत अपनी नज़रें इधर उधर घुमाते हुए बोली, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है, तुमसे भी कई हैंडसम लड़के मैंने देखे हैं। विद्युत, जिसके चेहरे पर अभी तक स्माइल थी, गुरूर की बातों को सुनकर गायब हो गई। उसने टेबल पर प्लेट रखा और सर्द निगाहों से गुरूर को घूरते हुए बोला, मुझसे पहले कितने लड़कों के करीब गई हो तुम? गुरूर ने बेफिक्रे से इसका जवाब दिया, बहुत सारे लड़कों के पीछे, बहुत सारे लड़कों के करीब जा चुकी हूं मैं, क्योंकि मैंने सिडनी से पढ़ाई की है और तुम्हें पता है कि वहां पर कितने हैंडसम हंक होते हैं। तभी विद्युत अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, पर तुम्हारा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था, क्या तुम भूल गई? तुम्हारी वर्जिनिटी भी मैंने ली थी। गुरूर जैसे ही चेयर पर बैठी विद्युत की ये बात सुनते ही वो भड़क गई और भड़कते हुए विद्युत को देखते हुए बोली, बार बार मुझे ये याद दिलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब भी मैं उस रात को याद करती हूँ मुझे गुस्सा आता और खुद से नफरत होती। उसे रात सिर्फ तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था, इसलिए ज़्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। और ये सच है, मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ही था, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैंने लड़कों के साथ एंजॉय नहीं किया है, मैंने लड़कों के साथ बहुत एंजॉय किया है। विद्युत ने अब उसकी चेयर को अपने चेयर के करीब खींचा। गुरूर ने तुरंत गुस्से के साथ कहा, पागल इंसान, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी विद्युत ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए सर्द आवाज में बोला, क्या किसी ने तुम्हारा कमर को इस तरह पकड़ा है मेरे अलावा? ये सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत अपने होठों को काटते हुए बोली, हाँ हाँ पकड़ा है ना। तभी विद्युत ने उसके कमर पर अपनी उंगलियां चलाते हुए गहराई से बोला, क्या किसी ने तुम्हें इस तरह टच किया है? गुरूर इस टच से सिहर गई। उसने फिर से कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे इस तरह भी टच किया है। इस बार विद्युत ने गुरूर को अपने गोद में बिठा लिया और वो उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, और क्या इस तरह भी किसी ने तुम्हें टच किया है? पता नहीं क्यों, लेकिन आज विद्युत की बाहों में गुरूर पूरी तरह बहक रही थी, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, हाँ इस तरह भी किया है। विद्युत टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ा और उसके होठों के करीब बढ़ते हुए बोला, क्या मुझसे पहले किसी ने तुम्हें किस भी किया था इस तरह? ये कहते हुए उसने उसके होठों को किस किया। उसके किस से गुरूर की आंखें अपने आप बंद हो गई और वो कुछ सेकंड तक इसी तरह विद्युत की गोद में बैठी रही। विद्युत उसे गहराई से चूमने लगा। तभी फिर गुरूर ने तुरंत विद्युत को धक्का दिया और गुस्से से बोली, तुम कितना ज़्यादा मैनिपुलेटिंग हो, तुम कितने आसानी से मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, दूर रहो मुझसे। तभी विद्युत हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, यू नो वॉट, तुम अभी बहुत ना समझ हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल पाती। ये सुनते ही गुरूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वॉट डू यू मीन, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं सच कह रही हूँ। तभी विद्युत ने फिर से उसे चेयर पर बिठाया और उसके तरफ सैंडविच का पहला बाइट बाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम पहले ब्रेकफास्ट करो जिससे तुम्हें आगे मुझसे झूठ बोलने की एनर्जी मिलती रहे। विद्युत की बात को सुनकर गुरूर चिढ़ते हुए बोली, विद्युत वालिया, तुम आखिर खुद को इतना स्मार्ट क्यों समझते हो? विद्युत ने घमंड से कहा, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ इसलिए खुद को समझता हूँ। गुरूर ने गुस्से से उसकी उंगलियों को बाइट कर लिया, जिसे देखकर विद्युत की भौहें चढ़ गई। उसे घूरते हुए बोला, तुम जंगली बिल्ली हो। तभी इसके जवाब में गुरूर ने मुंह बनाते हुए कहा, इसलिए मुझसे दूर रहना वरना तुम्हें नोच लूंगी। ये सुनकर विद्युत उसके हाथ को पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए बोला, शुरुआत यहाँ से करना। ये कहते हुए उसके हाथों को अपने सीने से लेकर अपने एब्स पर चलाने लगा। अचानक से विद्युत के इस रिएक्शन को देखकर गुरूर को खांसी आने लगी और उसका चेहरा हल्का हल्का लाल होने लगा। वो तुरंत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हारे साथ अकेले रहने लायक नहीं है, तुम यहाँ सिर्फ मेरा फ़ायदा उठा रहे हो, इससे अच्छा मैं अपने डैड के घर चली जाऊँ।
तभी विद्युत हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, भूलो मत, तुम उन्हें छोड़कर मेरे पास आए हो और तुमने कल रात मुझसे माफ़ी के साथ साथ कन्फेशन भी किया था। कन्फेशन शब्द सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी। एपिसोड 39। तुम्हारी बीवी तुम्हें प्यार नहीं देती क्या? अब आगे। जैसे ही गुरूर ने विद्युत के मुंह से ये बात सुनी, वो शॉक हो गई और शॉक होकर बोली, क्या मैंने तुमसे कन्फेशन किया? आर यू सीरियस? इसका जवाब में विद्युत टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, यस आई एम वेरी सीरियस। मुझे अच्छे से तुम्हारा एक एक शब्द याद है। तुम मेरी बाहों में लिपटी हुई थी और तुमने मुझसे कहा कि तुम अब मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी और तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। गुरूर हैरानी के साथ बस विद्युत को देखे जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसने चिढ़कर कहा, इम्पॉसिबल, मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं हूं तो मैं कन्फेशन कब करूंगी? और क्यों करूंगी? इनफैक्ट मैंने तो तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं, और रही बात माफ़ी मांगने की, तो वो मैंने इसलिए माफ़ी मांगी क्योंकि तुमने मुझे मेरे वजूद से रूबरू करवाया था। वो वजूद जिससे आज तक मैं अनजान थी, वो वजूद जिसकी पहचान मेरे डैड ने मुझसे छुपाई थी। इसलिए मैंने तुमसे सॉरी बोला और थैंक यू भी कहा, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने तुम्हें लव कन्फेशन किया है। ये सुनकर विद्युत ने अब उसे कमर से कसकर पकड़ और बोला, तो क्या इसका मतलब तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी? विद्युत की इस बात से गुरूर विद्युत की आंखों में देखने लगी। वो दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में घूरते रहे और फिर गुरूर ने अपना सिर नामे हिला दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे टाइप के नहीं हो, तुम एक ओल्ड एज बूढ़े हो और मैं अभी यंग और ब्यूटीफुल हूँ। जैसे ही उसके मुंह से विद्युत ने ये सुना, उसकी भाव टन गई और वो उसकी आंखों में घूर कर बोला, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ओल्ड एज बूढ़ा खाने की? अभी मेरी एज सिर्फ 27 है। ये सुनकर गुरूर अपने गालों पर दोनों हाथ रखकर एक्टिंग से बोली, ओ माई गॉड, 27 साल? यानी तुम तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बूढ़े निकले। यू नो वॉट, मेरी एज अभी सिर्फ 19 है और तुम 27 साल के हो, तो अब तुम ही कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम मुझसे कितने ज़्यादा बड़े हो और बूढ़े लोगों को मैं अपने मुंह नहीं लगती। ये कहकर वो विद्युत की गोद से उठने लगी, लेकिन तभी विद्युत ने उसे अपनी बाहों में कसकर भरा और सर्द आवाज़ में बोला, आई नो मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ और हमारे बीच एज गैप है, बट तुम इस बात इनकार नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश रखता हूँ। ये सुनकर गुरूर ने हंसते हुए कहा, खुश? कौन सी खुशी दिया तुमने मुझे आज तक? स्टार्टिंग में मुझसे अपना सच छुपाया। एंड यू नो वॉट, वीवी जिसके कंपनी में मैं आज तक जॉब करना चाहती थी और जिस पर मुझे हिडन क्रश था, उसका भी सच तुमने मुझसे छुपाया। और जब मुझे ये पता चला कि वो वीवी यानी कि तुम विद्युत वालियाँ निकले, तब से मुझे वीवी से भी नफरत हो गई। मैं उसका जिक्र भी नहीं करती और फिर उसके बाद तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर ली, मुझसे मेरे वजूद को छुपाया, और जब आखिर में मुझे इसके बारे में पता चला तब मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली। दैट्स इट। इसके अलावा हमारे बीच आज तक सिर्फ लड़ाइयाँ ही हुई है और कुछ भी नहीं। ये सुनते ही विद्युत ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, क्या तुम भूल गई? भूल गई? हमारे बीच 2 बार इंटीमेसी भी हो चुकी है और उस इंटीमेसी में तुमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है और मैंने बेड पर खुश करने की बात की थी। बेड पर मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाइड करता हूँ, जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा खुश रहती हो। मैंने तुम्हारे चेहरे को देखा है, तुम्हारे चेहरे पर मैं खुद के लिए एक सेटिस्फैक्शन देखा है जिससे तुम इनकार नहीं कर सकती। जैसे ही विद्युत ने ये सारी बातें कहीं, अचानक से गुरूर का दिल जोरों से बीट करने लगा और उसका चेहरा ना चाहते हुए भी लाल हो गया। वो टुकुर टुकुर विद्युत को कुछ पल तक देखती रही और तभी उसने एक पंच विद्युत के पेट पर मारा और गुस्से से उसके पास से हटते हुए बोली, तुम बेशर्म इंसान, ऐसे कैसे कह सकते हो? बल्कि तुमने तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। मैं कभी तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हुई और ना ही कभी खुश रही। तुम्हें गलतफहमी हो रही है और अब ज़्यादा मुझसे ऐसी गंदी बातें करने की कोशिश भी मत करना। मैं बहुत शरीफ हूँ। ये कहकर वो जल्दी से रूम की तरफ जाने लगी। वही विद्युत अपनी भौहें चढ़कर उसे घूरते हुए बोला, जब तुमसे सच नहीं छिप जाता, जब तुमसे सच नहीं सुना जाता, तो तुम इसी तरह रिएक्ट करती हो और अपने श्रम को छुपाने के लिए मुझ पर गुस्सा दिखाती हो। कब तक ऐसा चलने वाला है तुम्हारा? इसके जवाब में गुरूर कमरे की तरफ बढ़ते हुए गुस्से से बोली, किसने कहा कि मैं इन सब बातों को सुनकर शर्मा जाती हूँ? बल्कि मैं तो बहुत गुस्सा हो जाती हूँ। आइंदा से मुझसे ऐसी बात मत करना, वरना मैं इसी तरह तुम्हें पंच करूंगी। ये कहकर वो कमरे का दरवाज़ा कसकर बंद कर ली। वहीं विद्युत उसकी ये सारी बातें सुन हल्के से मुस्कुराता और बोला, स्टूपिड लड़की। इधर गुरूर कमरे से टिकर अपने सीने पर हाथ रख ली और खुद से कन्फ्यूजन में बोली, मेरी हार्टबीट इतनी तेज क्यों है? आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? जब जब मैं उस विद्युत वालिया के करीब जाती हूँ, मेरी हार्टबीट अचानक से तेज क्यों जाती है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इससे पहले भी मेरे लड़कों में कई सारे दोस्त थे एवं ज्ञान भी मेरे हाथ को पकड़ता था और डांस करते वक्त हम एक दूसरे को टच भी करते थे, पर तब मेरी हार्टबीट ऐसे नहीं बढ़ती थी जैसे विद्युत के करीब जाने से बढ़ जाती है। कहीं विद्युत के पास कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है कि जानबूझकर ऐसा करता हो और ये चाहता हो कि मेरी हार्टबीट इसी तरह हमेशा बढ़ती रहे और फिर एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाए। ये सोचते ही गुरूर का चेहरा गुस्से से भर गया।
वो गुस्से बोली, विद्युत वालिया अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो तुम्हारा सोचना बेकार है क्योंकि इतनी जल्दी मैं नहीं मरने वाली। मैं इसी तरह तुम्हारे सर पर बैठकर तुम्हें परेशान करूंगी। इधर दूसरी तरफ वालिया पैलेस में इस वक्त नव्या नीचे हॉल में टहल रही थी। कुछ देर पहले उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी पर गेट पर काफ़ी सारे गार्ड्स थे और काफ़ी पहरा था, जिस वजह से वो अपनी जगह ही रुक गई थी और वो आगे नहीं जा पाई थी। अब वो परेशान हालत में बार बार गेट की तरफ ही देखे जा रही थी। तभी वहाँ पर सुष्मिता जी आते हुए बोली, गुरूर बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? सुष्मिता जी की आवाज़ से नव्या ने खोई हुई आवाज़ में कहा, हाँ प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे यहाँ से किसी तरह भगाना है। जैसे ही सुष्मिता जी ने उसके मुंह से ये सुना वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, गुरूर बेटा तुम फिर से भागने की बात करने लगी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? हम तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तुम्हें जो चाहिए होता है हम तुम्हारे एक बार के कहने पर ला कर दे देते हैं। विद्युत भी तुम्हारी बहुत परवाह करता है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उनके सारी बातें सुनकर अचानक से नव्या को एहसास हुआ कि वो भी परेशान होकर कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। उसने तुरंत फिर खुद को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे यहाँ से भागना है, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि मुझे यहाँ बाहर जाकर घूमना है। मैं पहली बार मशहूर आई हुई हूँ, मैंने सुना यहाँ बहुत हिस्टोरिकल चीज़ हैं और मुझे हिस्टोरिकल चीज़ बहुत पसंद है। क्या मैं घूमने जा सकती हूँ? जब सुष्मिता जी ने ये सुना तब वो थोड़ी रिलैक्स हुई और बोली, ओह तो ये बात है, अगर तुम यहाँ घूमना चाहती हो तो तुम ज़रूर जा सकती हो। मैं विद्युत से बात करती हूँ, विद्युत तुम्हें घुमाने लेकर जाएगा। सुष्मिता जी के ऐसे बोलते ही नव्या डरते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज़ उन्हें बिल्कुल मत बुलाए, क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकती? इसके जवाब में सुष्मिता जी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, विद्युत तुम्हारा पति है, मुझे पता है कि तुम अभी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन अगर कोशिश करोगी तो फिर तुम जरूर उसे पसंद करने लगोगी। कहने को तो वो बहुत ताकतवर है, पर मैं उसके अकेलेपन को जानती हूँ, कभी उसे मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, लेकिन जब वो तुम्हारे आसपास होता है तो मैंने उसकी आंखों में खुशी देखी है। प्लीज़ बेटा, उसकी खुशी को ऐसे बर्बाद मत होने दो, उसके करीब जाओ, वो तुम्हारे करीब होने से बहुत खुश रहता है। नव्या ये सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और ये सब सुनकर उसने मन में कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुरूर और विद्युत के बीच पहले कुछ ठीक नहीं था, और जिस तरह सुष्मिता आंटी मुझे गुरूर समझकर समझा रही हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि गुरूर जरूर विद्युत से हमेशा दूर भागती होगी और विद्युत बेचारा उसके पास आता होगा। लेकिन मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो यहाँ से बस जाना है, क्योंकि अगर गलती से भी गुरूर यहाँ वापस आ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी नव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, आंटी मैं आपकी बात समझ गई और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी, लेकिन अभी के लिए मैं घूमने जाना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर सुष्मिता जी कुछ कहती उससे पहले ही पीछे से एक सर्द आवाज़ आई, ज़रूर गुरूर भाभी अब फिक्र मत कीजिए, मैं आपको यहाँ घुमाने लेकर चलूँगा। उस आवाज़ को सुनते ही नव्या की पूरी बॉडी एक पल के लिए सिहर उठी और वो तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगी, जहाँ विधांत अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। विधांत को देखते ही नव्या के दिमाग में फिर से वाकया आने लगी। उसका दिल ना चाहते हुए भी एक अजीब दर्द से धड़कने लगा। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेने लगी। तभी सुष्मिता जी ने ये देखकर तुरंत कहा, अरे हाँ मैं तो विधांत के बारे में भूल ही गई थी, तुम विधांत के साथ बाहर घूमने चली जाओ, क्योंकि शायद विद्युत को भी ऑफिस का काम होगा तो वो नहीं जा पाएगा। एक काम करो विधांत, तुम गुरूर को अपने साथ लेकर हिस्टोरिकल प्लेस जाओ, इसे हिस्टोरिकल चीज़ देखना बहुत पसंद है। ये सुनकर विधांत टेढ़ी स्माइल के साथ नव्या के पास आया और उसके हाथ को पकड़ते हुए गहरी आवाज में बोला, जरूर छोटी माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं गुरूर भाभी को पूरा मैसूर अच्छे से घुमाऊंगा, जिससे फिर कभी ये घूमने का जिक्र भी अपने मुंह से नहीं निकालेंगी। ये कहते हुए उसने नव्या के हाथों पर अपनी पकड़ कस दी। नव्या की एक आह निकल गई और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे लेना चाहा, लेकिन तभी सुष्मिता जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ इसे घुमा के आओ। ये कहकर वो वहां से चली गई। उनके जाते ही तुरंत नव्या अपने हाथ पीछे खींचते हुए गुस्से के साथ बोली, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्या अभी एक थप्पड़ से तुम्हारा पेट नहीं भरा? तभी विधांत गुस्से के साथ आगे आया और उसके गाल को कसकर पढ़कते हुए बोला, उस एक थप्पड़ की सजा ही तुम्हें देने की तैयारी है, उस थप्पड़ की सजा देने के लिए ही मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो, उस थप्पड़ की सजा को तुम जिंदगी भर चुकाने वाली हो, और ये जो तुम्हारे चेहरे पर नकाब है बहुत जल्द दुनिया वालों के सामने उतरेगा और तुम कहीं की नहीं रह जाओगी। चेहरे पर नकाब का जिक्र सुनते ही अचानक से नव्या का दिल दर्द से भर गया और वो सहमी में नज़रों से विधांत को देखते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। तभी विधांत ने उसकी कलाई को पकड़ा, उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाते हुए बोलता है, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ समझ आएगा और फिर तुम अपने मुंह से अपनी सच्चाई कहोगी, क्योंकि विधांत वालिया से कुछ भी नहीं छुपता। ये कहते हुए वो उसे जबरदस्ती वहां से लेकर बाहर चला गया।
नव्या कसमसाती रह गई। वालिया इंडस्ट्रीज में सेयो कैबिन। विद्युत अपनी किंग साइज चेयर पर लीन होकर बैठा सामने बैठे इंसान को घूर कर बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सामने बैठा इंसान गुस्से से बोला, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे क्या हुआ है, फिर भी ऐसे अनजान बनकर मुझसे सवाल मत करो। विद्युत ये सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था दिल मत लगाओ, क्योंकि दिल से दिल लगी होती है और दिल लगी सिर्फ तकलीफ देती है। ये सुनते ही से इंसान ने दांत पीसते हुए कहा, उस लड़की को मैंने चाहा था, मैंने सोचा था कि मैं उसे दुनिया जहां का सारा प्यार दूंगा, पर उसने आखिर में मेरे साथ क्या किया? मुझे छोड़कर भाग गई और अब मैं उसके बाप को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि शौर्य सिंह राठौड़ कभी अपने दुश्मनों को आसानी से नहीं छोड़ता। शौर्य की बात से विद्युत उसे कुछ सेकंड तक गौर से घूरा और बोला, तुम्हें पता है ना मैंने किस लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है? शौर्य ने चिढ़कर कहा, आई नो हमारी डील आज फाइनल होगी और इसीलिए मैंने मुंबई से अपना सारा काम जल्दबाजी के साथ खत्म किया जिससे कि मैं यहाँ की डील साइन कर सकूं। लेकिन विद्युत ने इसके जवाब में कहा, यू आर रॉन्ग, मैंने तुम्हें डील के लिए नहीं बल्कि तुमसे कुछ जानने के लिए यहाँ बुलाया है। ये सुनकर शौर्य अब गौर से विद्युत को देखने लगा और सीरियस आवाज में बोला, तुम्हें मुझसे क्या जानना है? तुम मुझे अच्छे से जानते हो, पिछले 5 सालों से हम पार्टनरशिप में हैं और इन 5 सालों में हमारा रिश्ता भी काफ़ी गहरा हो चुका है। आई डोंट थिंक कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है या तुमसे मेरा कुछ छुपा हुआ है। बस हाँ, तुमने अभी तक अपनी बीवी से मुझे नहीं मिलाया और ना ही उसकी फ़ोटो तुमने मुझे दिखाई है, जो कि बहुत गलत बात है। एक दोस्त होने के नाते मेरा इतना हक बनता है कि मैं तुम्हारी बीवी को देखूं। तभी विद्युत ने सर्द आवाज़ में कहा, अभी उसे देखने में तुम्हें बहुत वक्त है, लेकिन मैंने तुमसे जो पूछना उसे उसका जवाब दो। जिस लड़की के साथ तुम रिलेशनशिप में थे उसका बैकग्राउंड तुम्हें पता है? जैसे ही शौर्य ने नव्या के बैकग्राउंड के बारे में सुना तो एक सेकंड के लिए खामोश रहा और दूसरे पल गुस्से के साथ बोला, हाँ पता है मुझे उसका पूरा बैकग्राउंड। विद्युत ने गौर से उसे देखते हुए कहा, क्या जानते हो तुम उसके बैकग्राउंड के बारे में? मुझे सारी बातें डिटेल में बताओ। तभी शौर्य ने कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें प्यार नहीं देती और तुम अब दूसरों की गर्लफ्रेंड पर अपनी नज़र डाल रहे हो? देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ऑलरेडी मेरे कैद से फरार हो चुकी है और अभी तक वो मेरे पास नहीं आई है, लेकिन जिस दिन वो मेरे पास आएगी मैं तुम्हारी तरह उससे डायरेक्ट शादी करूँगा। इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड पर नज़र डालना बंद करो। तभी विद्युत ने उसे घूरा और अपने दांत पीसते हुए बोला, जस्ट शट अप। मेरी वाइफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कई ज़्यादा खूबसूरत है और उसके अलावा मैं किसी को नहीं देखता, सो चेंज द टॉपिक और जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। तभी ये सुनकर अचानक से शौर्य के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने विद्युत को गौर से देखते हुए कहा, तो विद्युत वालियों को भी प्यार हो गया है? जैसे ही विद्युत ने ये सुना उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 40, प्यार का पागलपन। अब आगे। विद्युत के एक्सप्रेशन ये सुनते ही डार्क हो गए। वो शौर्य को घूरते हुए बोला, अंडरस्को व्हाट यू मीन? ये सुनकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को जिस तरह से तुम अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हो, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। वैसे हमारी दोस्ती को पूरे 3 साल हो गए हैं, लेकिन 3 सालों में तुमने कभी प्यार जैसी चीज़ों का जिक्र नहीं किया और ना ही कभी किसी लड़की का जिक्र किया। पर अभी जिस तरह तुम अपनी बीवी के बारे में बता रहे थे, उसे देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि तुम पूरी तरह प्यार में पागल हो चुके हो। तभी दूसरे ही पल विद्युत में बिना किसी भाव के कहा, अंडरस्को जस्ट शट अप। क्या तुम डील के लिए आए हो, ना कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए? तभी फिर शौर्य ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, अंडरस्को वो इस वक्त मेरी खुद की गर्लफ्रेंड भाग चुकी है, इसलिए मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। तुम्हें बस एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग जाए, फिर जाकर मुझे कहीं चैन मिलेगा। तभी विद्युत ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, अंडरस्को क्या तुम्हें पता है कि वो इस वक्त कहाँ है? ये सुनकर शौर्य ने अपना सर हिलाते हुए कहा, अंडरस्को यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसी कौन सी जगह चली गई जिसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है। ये सुनकर अब विद्युत के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने फाइल आगे बढ़ते हुए कहा, अंडरस्को गुड। अचानक से उसके मुंह से अच्छा सुनकर शौर्य की भवें में तन गई और वो उसे घूरते, छह अगर तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो मुझे दुश्मन की कमी नहीं है। तभी विद्युत ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तुमने अच्छा काम किया है। ये सुनकर शौर्य ने अपना सर नीचे झुकाया और वो काम करने लगा। इधर दूसरी तरफ एक हिस्टोरिकल प्लेस के अंदर इस वक्त नव्या चारों तरफ टहल रही थी। वहाँ काफ़ी सारे टूरिस्ट भी मौजूद थे जो आसपास के सुंदर सुंदर प्लेस की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। नव्या अभी बस खामोशी के साथ टहल रही थी क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। तभी विधांत उसके पास आइसक्रीम लेकर आया और उसे देते हुए बोला, अंडरस्को ये रही तुम्हारी आइसक्रीम। ये देखकर नव्या ने हिचकिचाते हुए आइसक्रीम ले लिया और उसे खाते हुए आगे जाने लगी।
वहीं विधांत उसे घूरते हुए उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, क्या तुम वाकई यहाँ से घूमते हुए आई थी, या तुम्हारा कोई और प्लान था? ये सुनते ही नव्या ने तुरंत चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं यहाँ घूमने ही आई हूँ। मुझे बहुत पसंद है हिस्टोरिकल चीज़ देखना, और यहाँ तो सदियों पुराने कितने सारे चीज़ हैं देखने के लिए। ये कहकर वो कुछ पुराने पत्थरों की तरह बढ़ गई, जिसमें पुरानी भाषाओं में कुछ लिखा हुआ था, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट खड़े होकर फोटोज क्लिक करवा रहे थे। नव्या वहाँ गई और चारों तरफ ध्यान से देखने लगी। विधांत दूर खड़ा उसे घूरे जा रहा था। तभी उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई। चारों तरफ देखते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए और फिर दूसरे पल वो तुरंत नव्या की तरह बढ़ा और उसने नव्या के हाथ को झटका से पकड़ा तो नव्या चौंक गई और वो गुस्से के साथ अपना हाथ छुड़ाती। उससे पहले ही विधांत ने उसे अपने करीब खींचा और एक गोली सीधे नव्या से होती हुई एक इंसान के ऊपर जा लगी। ये देखते ही चारों तरफ भीड़ में अफरा तफरी मच गई और वही नव्या भी दंग रह गई। वो तुरंत चिल्लाते हुए बोली, गोली, ये गोली कहाँ से चली? क्या ये गोली मुझे लगने वाली थी? तभी विधांत ने अपने पीछे से गन निकाली और पिलर के पास खड़े एक इंसान के ऊपर गन चलाते हुए गुस्से से बोला, अभी तुम्हारा यही दी एंड हो जाता और फिर मैं तुमसे बदला भी ना ले पाता। इसलिए जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लेता तब तक तुम्हें मरने की इजाज़त नहीं है। इसी के साथ वो लगातार चारों तरफ गोलियां चलाने लगा। अब पूरे जगह अफरा तफरी मच गई थी। वहां मौजूद सभी टूरिस्ट इधर से उधर भाग रहे थे। नव्या तो बिल्कुल सदमे में ही चली गई थी। पहली बार इस तरह की चीज़ अपने सामने होते हुए देख रही थी। देखते ही देखते वहां कई सारे काले कपड़े में लोग बाहर निकालकर आने लगे और गोलियां चलाने लगे। उन सबको देखकर नव्या ने डरते हुए कहा, ये सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये हमें मारने आए हैं? पर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? तभी विधांत ने गुस्से के साथ कहा, तुमने कुछ बिगाड़ नहीं है, लेकिन तुम वालिया खानदान की हो और तुम्हारा नाम ठाकुर खानदान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सब तुम्हें मारने आए हैं। ये सुनते ही नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था गुरूर का क्या अतीत था और क्या आज था। उसने ना समझी में कहा, पर मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैं ना तो वालिया खानदान से हूँ और नहीं ठाकुर खानदान से। मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, इसलिए मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये सुनते ही विधांत से उसे घूर कर देखा और कुछ सेकंड तक उसी तरह देखता रहा। तभी नव्या को एहसास हुआ कि उसने हड़बड़ी में क्या बोल दिया था। उसे तुरंत अपनी बात संभालते हुए कहा, अभी तक तो मैं नॉर्मल ही लड़की थी। अब विद्युत से शादी के बाद मेरा इस तरह नाम उनसे जुड़ गया। इसमें मेरी क्या गलती? प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। विधांत उसे कुछ पल तक देखा और फिर उसके हाथ को पकड़कर चारों तरफ गोलियां चलाते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। नव्या ने अपने हाथों को उसके हाथों में देखा। नव्या को एक बेचैनी महसूस हुई तो अपने हाथ पीछे खींचने को हुई, लेकिन तभी विधांत ने गुस्से के साथ कहा, मैं तुम्हें टच करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो तुम मुझे अपना हाथ छुड़ा रही हो, अगर मैंने तुम्हें यहाँ छोड़ तो कुछ ही देर में ये लोग तुम्हें भगवान के पास भेज देंगे, इसलिए चुपचाप चलो मेरे साथ। ये कहकर वो उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगा। वही नव्या भी ये सुनकर डरते हुए अपना सर हिला दिया। कुछ देर में वहाँ विधांत के गार्डों ने आकर उस पूरे एरिया को घेर लिया और अब नव्या एक कार में बैठी हुई थी। वह लगातार कान पे जा रही थी। विधांत उसके पास आया और टिश्यू पेपर से अपने गन को साफ करने लगा। तभी नव्या की नज़र विधांत के गन पर लगे खून पर गई। खून को देखते ही नव्या जोर से चिल्लाए, खून, खून, तुम्हारे गन पर खून लगा हुआ है। उसके चिल्लाने से विधांत में उसके मुंह पर कसकर हाथ रखा और दांत पीसते हुए बोला, तुम इतनी अनाइंग क्यों हो? बात बात पर चिल्लाती रहती हो। क्या तुमने पहली बार खून देखा है जो इस तरह रिएक्ट कर रही हो? ये सुनते ही नव्या की आंखों में डर आ गया। उसने डरते हुए कहा, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इन सब की बिल्कुल भी आदत नहीं है। प्लीज़ मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। तभी विधांत ने अपनी गन को डिस्पार्ट पर फेंका और उसके करीब आते हुए बोला, ये एक्टिंग करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है तुम कितनी चालाक लड़की हो और जो खेल खेलने की कोशिश कर रही हो तुम मेरे फैमिली वालों के साथ। मैं उस खेल में तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये सुनकर नव्या ने ना समझी में डरते हुए कहा, आपके कहने का मतलब क्या है? ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी विधांत ने उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ये कहते हुए वो लगातार उसके होठों को रब करने लगा। उसके होठों में रब करने से नव्या को अपने शरीर में एक सिरहन महसूस हुई। वो तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे, मुझे इस तरह मत छुओ। तभी विधांत ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और गुस्से के साथ बोला, उस दिन की किस के बाद मुझे तुम्हारे होठों की एक बार फिर से क्रेविंग हो रही है। क्या मैं फिर से किस कर सकता हूँ?
ये कहते हुए वो उसके होठों को फिर से रब करने लगा। वहीं जैसे ही नव्या ने ये बात सुनी, वो शॉक हो गई और दूसरे पल विधांत उसके होठों के करीब बढ़ने लगा। उसे अपने होठों के करीब आते देख नव्या ने पूरे ताकत से विधांत को खुद से दूर धक्का दिया और गुस्से से कॉलर पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को लीव मी, मुझे दोबारा छूने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये कहकर उसने उसे धक्का दिया और कार से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी विधांत ने उसे पीछे से कसकर पकड़ा और गुस्से के साथ बोला, अंडरस्को बाहर जाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। चुपचाप मेरे साथ घर चलो और तुमसे मैं अपना फ़ायदा लेकर ही रहूंगा और बहुत जल्द तुम्हारे इन होठों को मेरे होठों की आदत हो जाएगी। ये कहते हुए उसने कार स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। इधर नव्या ये सारी बातें बस सुनती रह गई। शाम का वक्त, बंगले में गुरूर इस वक्त सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी विद्युत हाल की तरफ आया, लेकिन जैसे ही वो हाल में पहुंचा, वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और वो गुरूर को एकटक घूरने लगा। इस वक्त गुरूर के आसपास वेफर्स, चॉकलेट और कोक की बोतल पड़ी हुई थी। पूरा हॉल काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप था, जिसे देखकर विद्युत ने सरद्वास में कहा, अंडरस्को क्या एज है तुम्हारी? अचानक से विद्युत की आवाज़ सुनकर गुरूर चौंक गई और वो गेट की तरफ देखने लगी। गेट पर मौजूद विद्युत को देखकर उसने चिढ़कर कहा, अंडरस्को डोंट वरी, मैं तुमसे बहुत छोटी हूं और तुम उम्र में मेरे अंकल ही रहोगे। तभी विद्युत गुस्से से उसके पास आते हुए बोला, अंडरस्को हर एक बात में तुम्हें उल्टा जवाब देना जरूरी है। गुरूर ने कोक पीते हुए कहा, अंडरस्को तो तुम सीधे सवाल पूछना शुरू कर दो, मैं तुम्हें उल्टे जवाब देना बंद कर दूंगी। तभी विद्युत उसके पास आया और सोफे पर बैठे हुए बोला, अंडरस्को ये मेरा बंगला है और मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सभी चीज़ परफेक्ट और नीट एंड क्लीन पसंद है। तुमने कैसी हालत कर रखी है मेरे घर की? तभी ये सुनते ही गुरूर की आंखें बड़ी हो गई और वो विद्युत की तरफ देखकर उदासी से बोली, अंडरस्को विद्युत क्या मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? क्या तुम मेरे पति नहीं हो? और क्या तुमने मुझसे शादी नहीं की है? तुम तो कहते हो कि मैं वालिया खानदान की सबसे बड़ी बहू हूँ और फिर अब तुम मेरे सामने हमारा तुम्हारा कर रहे हो। जितना तुम्हारा इस घर पर हक है उतना मेरा भी तो है ना। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी विद्युत, मैं तो तुम्हें अपना पति समझने लगी थी, लेकिन तुमने तो। तभी विद्युत ने उसके माथे पर टैप करते हुए कहा, अंडरस्को ओवर एक्टिंग बंद करो। मैं तुम्हारी ड्रामे में नहीं आने वाला और कुछ ही देर में यहाँ मेड आने वाली है तो ये सब साफ करेगी। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। कैसी हालत कर रखी है तुमने खुद की? ये कहते हुए विद्युत ने गुरूर के मुंह पर लगे चॉकलेट को अपने हाथों से साफ करने लगा। अचानक से उसके टच से गुरूर शांत हो गई और वो एकटक विद्युत की आंखों में देखने लगे, जो अभी भी उसके होठों से चॉकलेट को साफ किया जा रहा था। तभी कुछ सोचकर गुरूर ने अपने होठों को बोलने के लिए खोला, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही विद्युत नीचे झुका और उसके होठों के कोनों को अपने होठों से दबा लिया। गुरूर की आवाज़ उसके गले में ही रह गई और उसने कसकर विद्युत के कंधे को पकड़ लिया। वही विद्युत उसके होठों के कोनों को चूमने लगा। विद्युत के किस करने से गुरूर थोड़ी बहक गई और उसके हाथ अपने आप विद्युत के बालों में चलने लगे और देखते ही देखते वो भी विद्युत के होठों को चूमने लगी। विद्युत की किस अब और भी ज़्यादा पैशनेट होने लगी। उसने उसे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया और उसे और भी ज़्यादा पैशनेटली चूमने लगा। गुरूर ने भी अपने दोनों हाथ विद्युत के कंधे पर रख लिए और अब विद्युत ने उसके सर को पीछे से पकड़ा और अपने होठों के और भी ज़्यादा करीब करने लगा। उनके किस की आवाज़ पूरे हॉल में पहुंचने लगी और तभी विद्युत उसके गर्दन और गले पर किस करने लगा। गुरूर भी पूरी तरह बहक चुकी थी। वो अपनी आंखें बंद किया बस विद्युत को फील कर रही थी। विद्युत अब उसके स्टेप्स को नीचे करने लगा और उसे बाइक मार्क्स देने लगा, जिससे गुरूर की हल्की हल्की आवाज़ निकालने लगी और तभी गेट से एक हिचकिचाते हुई आवाज़ आई, अंडरस्को सर आपने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था, क्या मैं थोड़ी देर बाद आऊँ? तब तक आप लोग जो कर रहे हैं वो कर लीजिए। उस आवाज़ को सुनते ही गुरूर की आंखें दूसरे पर खुल गई और उसका चेहरा ना चाहते हुए भी एकदम से लाल पड़ गया। उसने अपनी और विद्युत की पोजीशन देखी जो काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। गुरूर ने दूसरी पल विद्युत को जोर से धक्का दिया और वो बिना कुछ कहे रूम के तरफ दौड़ पड़ी। वही विद्युत ने भी अपने कॉलर को ठीक किया और अपनी जगह से उठते हुए मेड को घूरकर बोला, अंडरस्को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना काम करो। ये कहकर वो भी सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं मेड भी काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी और फिर वो चुपचाप आए और अपना काम करने लगी। इधर दूसरी तरफ वालिया पैलेस में नव्या अपने हाथों में पानी का मग लेकर किचन से बाहर निकल रही थी। तभी रास्ते में उसे धक्का देते हुए वैदेही ने रोक लिया। नव्या के हाथ से वो मग छुट्टे छुट्टे बचा और वो तुरंत वैदेही को घूरने लगी। वैदेही नव्या को ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से देखते हुए बोली, अंडरस्को वैसे मनाना पड़ेगा, सबसे पहले इस खानदान के तुमने बड़े बेटे को फंसाया और अब खानदान के सौतेले बेटे को भी अपने जाल में फंसा लिया। उसकी ये बात सुनकर नव्या को कुछ समझ नहीं आया और उसने ना समझी में कहा, अंडरस्को एक्सक्यूज़ मी, ये आप क्या बोल रही हैं?
तभी वैदेही ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को एक्टिंग करना बंद करो। मैं तुम्हें विधांत के साथ किस करते हुए देख लिया है और मेरे पास अब उसका प्रूफ भी है। बहुत जल्द ये प्रूफ मैं विद्युत को देने वाली हूँ। तब तुम दोनों का सीधे डिवोर्स होगा और फिर मैं इस घर में आऊंगी। क्योंकि अब जिस पोजीशन पर तुम हो, उस पोजीशन को सिर्फ मैं डिजर्व करती हूँ। ये सुनते ही नव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और तभी वैदेही ने उसके कान में कहा, अंडरस्को वैसे क्या विधान तुम्हें बेड पर सेटिस्फाइड करता है? कितने बार सो चुकी हो उसके साथ? वैदेही के ये सवाल करते ही नव्या के हाथ से वो मग इस बार छूटकर नीचे धम से जा गिरा। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।